कांग्रेस का अभी निर्णय ही नहीं है। कांग्रेस का निर्णय इसलिए नहीं है कि कांग्रेस को पता है कि यहाँ पे उनका बहुत बुरा हाल होना है। मैं तो कहता हूँ कि जमानत जब्त होनी है, क्योंकि कभी भी सोनिया गांधी जीतने के बाद एक बार भी नहीं आएंगे यहाँ पे। अब प्रियंका गांधी का जैसे नाम चल रहा है यहाँ से लड़ने का, तो पिछले 5 साल में वो भी एक बार नहीं आई यहाँ पे। सर 2014 और 2019 को कैसे आप 2024 से अलग देख रहे हैं? 2014 में आप प्रत्याशी थे, 1,73,000 वोट समथिंग आप थे और 5,26,000 वोट सोनिया गांधी को उनको मिला था। परंतु मोदी जी चुनाव प्रचार में किसी कारण नहीं आ पाए थे। वो अगर हमारे रायबरेली में चुनाव प्रचार में उस वक्त आते, उसी वक्त हम चुनाव जीतते 2014 में, क्योंकि सारे लोगों को हमने ये वायदा किया था कि मोदी जी आएंगे और मोदी जी इस क्षेत्र से कोई भेदभाव नहीं करेंगे। उनको ये लगता था, यहाँ के क्षेत्र में 2 बार उन्होंने अशोक सिंह जी को जिताया था 96 और 98 में। 2 चरणों के मतदान हो चुके हैं। अगर बात करें तो वोटिंग परसेंटेज जो 19-14 से और काफ़ी डिफरेंट रही है, कम रही है। तीसरे चरण और चौथे चरण का तो पता नहीं, लेकिन 2 चरणों में काफ़ी कम रही है। तो इस पे क्या कहना चाहेंगे और आप? और दूसरा चीज़, इससे भाजपा को कितना नुकसान होगा या फ़ायदा होगा? देखिए, जब 2 चरण के चुनाव हो चुके हैं, तमाम राजनीतिक विश्लेषक जो टीवी पर लोग आते हैं और उन लोगों का ऐसा कहना है कि भाजपा ने या मोदी जी ने 400 पार का जो नारा दिया, इसके वजह से कार्यकर्ता जो है वो फिलहाल शांत बैठा हुआ है। कार्यकर्ता निकल नहीं रहा है, कार्यकर्ता में उत्साह नहीं है। हम जो नई भाजपा है, इसमें हम देखते हैं कि जिनका नाम चल रहा होता है, अचानक से वो नाम हट जाता है और कोई और नाम आ जाता है। आपने 2014 में चुनाव लड़ा, क्या 2024 में भी आपके नाम का मोहर लग सकता है? अगर हम आपसे बात देखिए इस वक्त, और एक मैं आपको फिर बता दूं, मेरे को लोग व्हाट्सएप पे मेरे चारों तरफ से, जो चारों कोनों से जननायक लिख के भेजते हैं, जय हो जननायक, ऐसा लिख के भेजते हैं। नमस्कार, मेरा नाम विशाल सिंह है और आप ट्रेंड भारत देखना शुरू कर चुके हैं। सियासी तापमान इस समय तेजी से बढ़ा हुआ है। 2 चरणों के मतदान हो चुके हैं और तीसरा चरण 7 अप्रैल को होना है। मैं इस समय रायबरेली में हूं और चूंकि रायबरेली में अभी कैंडिडेट की घोषणा नहीं हुई है और क्या होगा, कौन चुनाव लड़ेगा लोकसभा की, मेरे साथ अजय अग्रवाल जी हैं। 2014 में लोकसभा चुनाव भाजपा से सर लड़ चुके हैं और हम उनसे बातचीत करेंगे कि क्या इस बार 2024 के चुनाव में कैंडिडेट कौन होगा और रायबरेली से क्या होगा। नमस्कार सर, बहुत बहुत स्वागत मेरे चैनल ट्रेंड भारत में। सबसे पहला प्रश्न, अभी तक कैंडिडेट की घोषणा नहीं हुई रायबरेली में, क्या दिक्कत क्या आ रही है? देखिए, दिक्कत कोई नहीं है। कोई एक नीति या स्ट्रेटेजी के तहत अभी तक भाजपा ने अपने कैंडिडेट की घोषणा नहीं की है, क्योंकि कांग्रेस के भी घोषणा नहीं हुई है। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस के कैंडिडेट की जैसे ही घोषणा होगी, उसके तुरंत बाद भाजपा भी अपने कैंडिडेट की घोषणा कर देगी। तो अभी कितने दिन लगेंगे सर? क्योंकि जहाँ तक तो 27 तारीख से नॉमिनेशन शुरू हो गया है, 27 अप्रैल से, और 3 मई जो है अंतिम डेट है नॉमिनेशन की जी। और उसके बाद वापसी 6 तारीख तक वापसी है, 6 मई तक। तो उसमें अब समय तो है नहीं वैसे, अब आज या कल में मुझे लगता है कि घोषणा करनी चाहिए कांग्रेस को भी और साथ साथ भारतीय जनता पार्टी को भी अपने। तो क्या भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस को देख रही है और कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी को देख रही है कैंडिडेट उतारने के लिए? अब ये तो देखिए, क्या हाईकमान की नीति है उसको हम जानकारी नहीं है भाजपा के हाईकमान की जी। लेकिन कांग्रेस का अभी निर्णय ही नहीं है। कांग्रेस का निर्णय इसलिए नहीं है कि कांग्रेस को पता है कि यहाँ पे उनका बहुत बुरा हाल होना है। मैं तो कहता हूँ कि जमानत जब्त होनी है, क्योंकि कभी भी सोनिया गांधी जीतने के बाद एक बार भी नहीं आई यहाँ पे। अब प्रियंका गांधी का जैसे नाम चल रहा है यहाँ से लड़ने का, तो पिछले 5 साल में वो भी एक बार नहीं आई यहाँ पे। तो इसलिए अब उनको ये डर लग रहा है, सता रहा, और यहाँ के लोग जो हैं पूरी तरीके से भाजपा में हो गए हैं। जो भी कांग्रेसी थे, तमाम कांग्रेसियों ने भाजपा ज्वाइन भी की है। और चूँकि मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम हुआ, सभी लोग यहाँ के बहुत लगा हुआ, यहाँ से अयोध्या है 2 घंटे का रास्ता है, सभी लोगों ने मंदिर के दर्शन किए, ज़्यादातर लोगों ने। और सब जो है इस वक्त जो जन कल्याणकारी योजना है प्रधानमंत्री की, उसका लाभ सारे लोग उठा रहे हैं। यहाँ पे प्रत्येक व्यक्ति उसका किसी ना किसी तरीके से लाभ ले रहा है। कोई आयुष्मान कार्ड के हिसाब उससे ले रहा है, कोई किसान निधि ले रहा है, कोई जो है मुफ्त राशन जो है उसका ले रहा है, कोई उज्ज्वला योजना का फ़ायदा लिया है, शौचालय का फ़ायदा लिया है, मुफ्त आवास योजना का फ़ायदा लिया है, कुछ लोगों ने उद्योगों के लिए जो लोन मिलता है उसका फ़ायदा लिया है। अब 3 करोड़ लखपति दीदी बनाने की बात आई है, जो भाजपा का नया मैनिफेस्टो आया है, उसमें यह भी कहा है कि 70 साल के लोगों को सभी को आयुष्मान कार्ड दिया जाएगा। और इस प्रकार से, और ये सारी योजनाएं जितनी भी हैं अभी और 5 साल के लिए एक्सटेंड कर दी गई, जितनी भी चल रही हैं। तो इसलिए जो इतने लाभ लोगों को मिल रहे हैं,
उससे लाभान्वित थे। उनको लग रहा है कि देखिए भाजपा की सरकार सबसे अच्छी है और पूरे विश्व में भाजपा का नाम किया है नरेंद्र मोदी जी ने, मतलब भारत का नाम किया है, भारत का पूरे विश्व में नाम गूंज रहा है। और ये भी 2047 तक जो है भारत जो है सबसे विकसित राष्ट्र विश्व का बनने वाला है। मतलब ये अमेरिका, रूस और चीन को भी पीछे छोड़ देगा। आज भी जो है स्थिति जो है हमारी इकनॉमी की 5वें पायदान पे है विश्व में। और आने वाले समय में जैसे आज भी हम बहुत प्रमुख रूप से एक विकसित तो बिल्कुल नहीं कहूँगा लेकिन विकासशील में सबसे अग्रणी देश हैं और विकसित देश, अति विकसित देश बनने में थोड़ा समय है। और इसीलिए उन्होंने एक प्रैक्टिकल टाइम लिया है। ऐसी ढकोसली करके घोषणा नहीं करी कि अभी 5 साल बन जाएंगे या 2 साल बन जाएंगे। एक 23 साल का विज़न लिया है 2024 से लेकर 2047, एक 23 साल है। और जिस प्रकार से उन्होंने जो भी योजना अपनी तय की होगी, अपना विज़न तय किया होगा, जो उनकी स्ट्रेटेजी होगी, उस हिसाब से वो लेके वहाँ तक, उस मुकाम तक पहुँचेंगे। सर 2014 और 2019 को कैसे आप 2024 से अलग देख रहे हैं? 2014 में आप प्रत्याशी थे, 1,73,000 वोट समथिंग आप थे और 5,26,000 वोट सोनिया गांधी को उनको मिला था। तो 2014 और 2019 को 24 से कैसे अलग देखते हैं कि 14 और 19 24 में कैसे अलग हो जाएगा और भाजपा कैसे? देखिए 2014 में जब मैं क्योंकि मैं अगर थोड़ा सा वो करूँ तो 14 में मोदी लहर थी और 19 में एक तरीके का भी कहा जा रहा था कि पूरी मोदी लहर है। 24 में क्या? देखिए 14 में मोदी लहर थी, मगर केंद्र में भी सरकार जो है इन्हीं कांग्रेस की थी जो सोनिया गांधी लड़ रही हैं, और प्रदेश में भी उन्हीं की मित्र सरकार थी, अखिलेश यादव की वो सरकार थी जी। तो इस कारण से जो उससे पहले 18,000 वोट मिला करते थे बीजेपी को, और हमने अपनी बहुत कड़ी मेहनत करी 6 महीने तक और 1,73,000 वोट मिले। मोदी जी की लहर थी, परंतु मोदी जी चुनाव प्रचार में किसी कारण नहीं आ पाए थे। वो अगर हमारे रायबरेली में चुनाव प्रचार में उस वक्त आते, उसी वक्त हम चुनाव जीतते 2014 में, क्योंकि सारे लोगों को हमने ये वायदा किया था कि मोदी जी आएंगे और मोदी जी इस क्षेत्र से कोई भेदभाव नहीं करेंगे। उनको ये लगता था, यहाँ के क्षेत्र में 2 बार उन्होंने एक अशोक सिंह जी को जिताया था 96 और 98 में। उस वक्त जो है सरकार अपनी होते हुए भी वो करा नहीं पाए काम। मतलब जो है उनको ये लगता था कि कांग्रेस का कोई भी व्यक्ति जीतेगा, सोनिया गांधी जीतेंगी तो अपनी प्रोजेक्ट बचा लेंगी, भले ही सरकार नरेंद्र मोदी जी की आ जाए। तो नरेंद्र मोदी जी अगर एक बार उस वक्त आते चुनाव प्रचार में और कह के जाते कि रायबरेली से कोई भेदभाव नहीं करा जाएगा और रायबरेली का विकास चहुमुखी किया जाएगा, तो उसी वक्त चुनाव हम जीतते। तो इस वक्त 2014 के बाद 2019 आ गया। 2019 में वोट बढ़े क्योंकि वहाँ केंद्र में भी सरकार थी। उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार आ गई, जिसमें लॉ एंड ऑर्डर की बहुत ही बढ़िया स्थिति हो गई। कानून व्यवस्था पूरे प्रदेश में एकदम चौकस हो गई और गुंडे और माफियों का बिल्कुल सफाया हो गया। तो इस कारण से लोगों को इस सरकार से खुश थे। बिजली की स्थिति बहुत अच्छी हो गई, तो इस कारण से वोट ज़्यादा मिले थोड़े। और आज की स्थिति में मैं कहूँगा कि हर व्यक्ति जो जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ ले चुका है, और कांग्रेस ने तो उन्हें किसी भी एक पैसे का भी कभी भी कोई लाभ नहीं दिया, कोई भी उनके साथ में, केवल अपने आप पैसा बनाने में लगे रहे वो लोग। तो इस कारण से मुझे ऐसा लगता है कि इस बार हर हालत में यहाँ पे कमल खिलेगा और बहुत अधिक वोटों से विजयी हो गए भाजपा अधिक वोटों से होगी। सर 2 चरणों के मतदान हो चुके हैं। अगर बात करें तो वोटिंग परसेंटेज जो 19-14 से और काफ़ी डिफरेंट रही है, कम रही है। तीसरे चरण और चौथे चरण का तो पता नहीं, लेकिन 2 चरणों में काफ़ी कम रही है। तो इस पे क्या कहना चाहेंगे और आप? और दूसरा चीज़, इससे भाजपा को कितना नुकसान होगा या फ़ायदा होगा? देखिए, इसके जो वोटिंग परसेंटेज कम हुआ है, कई कारण मुझे ऐसे लग रहे हैं कि एक तो गर्मी भी एकदम बढ़ गई, एक वो भी बहुत बड़ा कारण है। और वोटिंग परसेंटेज जो कम हुआ तो सभी वर्गों का कम हुआ। ऐसा नहीं कि भाजपा का वोट बैंक ही केवल कम गया और दूसरे पार्टियों का वोट बैंक चला गया, तो सभी का वोट कम पड़ा है। तो उस हिसाब से भाजपा को कोई ज़्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है। जितनी सीटें उन्होंने जहाँ जहाँ जीती थी 19 में, वो सीटें बरकरार रहने वाली हैं और सीटें उसके अलावा बढ़ने वाली हैं। जैसे 400 पार की बात है। जो पीछे मार्जिन थे 5 लाख, 4 लाख, 3 लाख, 2 लाख, इस प्रकार से जो मार्जिन थे वो करीब करीब ऐसी जोड़ के 350 सीटें बैठती थी। इस प्रकार से मार्जिन में भाजपा की मैं कल देख रहा था। तो वो मार्जिन हो सकता है थोड़ा कम हो जाए। अगर भाजपा का वोट थोड़ा कम गया होगा तो हो सकता है वो मार्जिन थोड़ा कम हो जाए, मगर सीटें तो उतनी ही निकलेंगी, उससे ज़्यादा ही निकलेंगी। तो अभी लोगों में थोड़ा सा ये हमें लगता है कि अभी इतनी जागरूकता आई नहीं है भारत में वोट करने के प्रति जो है। और इसीलिए मैं तो पहले कंपलसरी वोट की बात, मैं तो सुप्रीम कोर्ट में एडवोकेट हूँ और मैं तो कंपलसरी वोट के लिए मैं सुप्रीम कोर्ट में जाने वाला भी था
कि कंपलसरी वोटिंग होनी चाहिए। जब आप यहाँ भारत की हर सुविधा का लाभ ले रहे हैं और जनता हर व्यक्ति इस लाभ ले रहा है और सरकार आपको हर तरीके से लाभ दे रही है, तो आपकी एक ड्यूटी बनती है कि आप वोट दें। और उस ड्यूटी के तहत आपके ऊपर एक कंपलसरी वोटिंग का एक होना चाहिए कि अगर आप वोट नहीं देते हैं तो आपके ऊपर कुछ ना कुछ तो, या तो अगली बार उनको वोट देने से वंचित कर दिया जाए एक बार चुनाव में, इस प्रकार की बात हो सकती है, या कोई और अंकुश लगाया जा सकता है। और अगर बहुत ही कोई रीजनेबल साधन है तो मेडिकल बोर्ड कोई या डॉक्टर की कोई सर्टिफिकेट है कि बीमार है बिल्कुल, और पहले से अगर देते हैं तो उनसे घर से जाके वोट लिया जा सकता है। अगर उनका सर्टिफिकेट पहले से सबमिटेड है कि हम बीमार हैं, हम बूथ तक नहीं आ सकते हैं, तो उनसे वो सुविधा भी दी जा सकती है। और वाकई बीमार है और तो फिर उनको छोड़ा भी जा सकता है अगर सर्टिफिकेट उनका इस प्रकार से है कि वो बिल्कुल चल नहीं पड़ते या एकदम तभी बीमार हुए हैं। तो अगर ये बात अगर हो जाए, ये चीज़ अगर हो जाए, तो देश में असली लोकतंत्र स्थापित हो जाएगा और उससे भाजपा को बहुत फ़ायदा भी मिलेगा। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि भाजपा का बहुत वोट निकलता नहीं है। हमारे जो बहुत से हमारी महिलाएं वगैरह घर पे ही रह जाती हैं और निकलती नहीं हैं, तो वो इस प्रकार से कंपलसरी वोटिंग होना बहुत ज़रूरी है। 2024 के बाद अगर भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आती है तो क्या इस पे कुछ कड़े कानून लेके आने के कोई चांसेस हैं? मुझे ऐसा लगता नहीं है कि कोई इस प्रकार से कड़े कानून की बात होगी। कड़े कानून जो अपराधी लोग हैं उनके खिलाफ तो आ सकते हैं, जो वाकई बहुत अपराध कर रहे हैं, और आने भी चाहिए ताकि देश में पूरी तरीके से अपराध पे अंकुश लगे। और जैसे राम राज्य, जैसे हम लोगों ने प्राण प्रतिष्ठा करी है और रामलला की मूर्ति की स्थापना हुई है 500 वर्षों बाद, एक मंदिर बना है इतने संघर्ष के बाद, तो राम राज्य की इस देश में स्थापना हो, लोगों को घरों में ताले लगाने की भी ज़रूरत ना हो, लोग ऐसे ही घर खुले छोड़ जाएं, इस प्रकार का राम राज्य भारत में स्थापित हो। तो उसके लिए अगर कोई कड़े कानून लाने पड़ते हैं तो ज़रूर लाने चाहिए। सर, जब 2 चरण के चुनाव हो चुके हैं, तमाम राजनीतिक विश्लेषक जो टीवी पर लोग आते हैं और उन लोगों का ऐसा कहना है कि भाजपा ने या मोदी जी ने 400 पार का जो नारा दिया, इसके वजह से कार्यकर्ता जो है वो फिलहाल शांत बैठा हुआ है, कार्यकर्ता निकल नहीं रहा है, कार्यकर्ता में उत्साह नहीं है। हम जब 2 चरण के चुनाव हो चुके हैं, तमाम राजनीतिक विश्लेषक जो टीवी पर लोग आते हैं और उन लोगों का ऐसा कहना है कि भाजपा ने या मोदी जी ने 400 पार का जो नारा दिया, इसके वजह से कार्यकर्ता जो है वो फिलहाल शांत बैठा हुआ है, कार्यकर्ता निकल नहीं रहा है, कार्यकर्ता में उत्साह नहीं है। हम जब सर घूम रहे हैं कंस्टिट्यूंसियों में, लोकसभाओं में, तो 2014 और 2019 की वो लहर नहीं दिख रही है। या तो वोटर साइलेंट है, और जब भी वोटर साइलेंट रहता है तो 2 ही चीज़ होता है, या तो किसी को सत्ता से निकालता है या तो फिर सत्ता में लाता है। क्या इसमें क्या कह सकते हैं आपकी, वोटर साइलेंट है या कार्यकर्ता इस समय शांत बैठा हुआ है? देखिए, एक तो चुनाव आयोग की बहुत कड़ी जो है हर जगह वो है, देख रहे हैं हर चीज़ को। कहीं भी आप कोई एक्टिविटी करते हैं चुनाव आयोग वाले पहले पहुंच जाते हैं, हर चीज़ की परमिशन चाहिए होती है, कोई छोटी सी भी मीटिंग करो तो आप परमिशन होनी चाहिए। तो इसलिए आपको ऐसा महसूस होता है कि कार्यकर्ता बैठा हुआ है, कार्यकर्ता अपना काम कर रहा है। पन्ना प्रमुख तक यहाँ बनाए गए हैं, पन्ने में जितने भी लोग हमारे 30-35 जो वोटर्स होते हैं उनसे वो संपर्क करते हैं व्यक्तिगत तौर पे, तो वो चीखना चिल्लाने का तो कोई प्रश्न नहीं है, घर घर जाके संपर्क किया जाता है। और इसीलिए ऐसा कोई चिल्लपाव वाली बात तो दिखाई पड़ेगी नहीं आपको चुनाव में। और आजकल चूँकि चुनाव आयोग के इतनी सख्ती है कि आप इतने ज़्यादा झंडे नहीं लगा सकते और इतने ज़्यादा वो सब एक एक काउंट गिनती करी जाती है, तो वो भी अब आजकल महसूस नहीं होता कि चुनाव हो रहा है। आजकल क्या, पहले भी 2019 में भी ऐसा ही था, चुनाव हो रहा है कि नहीं हो रहा है महसूस नहीं होता है, और चुनाव निकल भी जाता है और वोटिंग भी हो जाती है, काउंटिंग भी हो जाती है और सरकार भी बन जाती है। वो पहले का ज़माना था जब लाउड स्पीकर गली गली घुमा करते थे और रिक्शे वाले घुमा करते थे और लोग वोटर को अपने रिक्शों में बैठा के ले जाए जाते थे, पार्टी का झंडा लगा होता था और उस रिक्शे में बैठ के लोग खुलेआम वोट दे के आते थे, खुला वोट देते थे एक तरीके से। तो वो अब परिस्थितियाँ नहीं है। तो मेरे हिसाब से तो वोटर साइलेंट है, वोटर भाजपा के पक्ष में वोट करने वाला है और बड़ी संख्या में वोट करने वाला है, क्योंकि उसे दिख रहा है कि भाजपा में ही भविष्य है उनका और भाजपा ही सब कुछ कल्याणकारी, जन कल्याणकारी कार्य कर रही है। उत्तर प्रदेश में तो खासकर जो कानून व्यवस्था की स्थिति है उसकी वजह से हर व्यक्ति खुश है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति रात को अपने 100-200-500 रुपये कमा के मजदूर भी जाता था तो उसको रास्ते में लोग छीन लेते थे। ये भी उसकी कई बार घटनाएं हुआ करती थी। अब किसी की हिम्मत नहीं है कि कोई पैसा छीन ले, चाहे रात के 2 बजे चले जाए, चाहे रात के 2 बजे महिला निकल के चली जाए, कोई भी चला जाए। तो इस प्रकार की घटना अब उत्तर प्रदेश में नहीं हो रही है और इस वजह से हमारे उत्तर प्रदेश की महिलाएं, पुरुष, बच्चे सभी लोग
बहुत खुश हैं। बहुत खुश है। सर 400 पार की जो बात कर रही है भाजपा, और खासकर उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो 80 में से योगी आदित्यनाथ जी ने 75-76 सीट जो बताया है, तो उसमें से आप रायबरेली को भी काउंट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? देखिए, ये तो 7 जनवरी की बात है। यहाँ पे ही मैंने, सारा होटल है सिविल लाइंस में, मैंने ही एक नारा दिया था जब मुझसे पूछा था कि रायबरेली का क्या होगा, तो मैंने ही कहा था उत्तर प्रदेश में 80 में 80 सीटें जीतेंगे, और 80 में 80 तो रायबरेली तो उसमें हो ही गया इंक्लूड। तो वही नारा फिर पूरे प्रदेश में बन गया, उत्तर प्रदेश में 80 में 80, और हमने पूरा वॉल राइटिंग भी कराई थी पूरे ज़िले में। फिर वो उसके बाद सब लोगों ने उसको फॉलो किया। तो 80 में 80 हम देखिए 80 में 80 मान के चल रहे हैं, तो उसमें रायबरेली उसमें इंक्लूडेड है, और रायबरेली बहुत वोट से जीतेंगे। पिछली बार अमेठी जीत गए थे, अब की बार तो सोनिया गांधी इसी कारण से, इसी भय की वजह से वो राज्यसभा में चली गई। उन्होंने अपने उन्होंने कारण दिया है कि मेरी बढ़ती उम्र है या स्वास्थ्य खराब है मेरा, उसका कोई मायने नहीं है, क्योंकि वो यहाँ तो कभी वैसे भी नहीं आती थी। 2014 के बाद भी कभी नहीं आई, 1-2 कार्यक्रम में किसी में आई, बस व्यक्तिगत कार्यक्रम में, पब्लिक में कभी नहीं गई। और 2019 के बाद तो एक बार भी नहीं आई हैं, जीतने के बाद में एक बार भी नहीं आई हैं। पर्चा भर रहे हैं, उनका जो जीतने का सर्टिफिकेट भी किसी और ने लिया था, तो उसके बाद वो नहीं आई हैं। तो राज्यसभा के लिए वो वहाँ पे उनको राजस्थान जाना पड़ा, पर्चा भरना पड़ा, और उसके बाद वहाँ जाना भी पड़ेगा राज्यसभा में, उसकी प्रोसीडिंग्स में अटेंड भी करना पड़ेगा। तो वो केवल उनको भय था, और उन्होंने भांप लिया था कि स्थितियाँ बहुत ख़राब हैं और यहाँ ज़मानत जब्त हो सकती है, और इसी कारण से कांग्रेस तय ही नहीं कर पा रही है कि हमारा कौन कैंडिडेट आएगा। और उनके यहाँ भी बड़ी पेशोपेश की स्थिति है, बड़ा असमंजस की स्थिति है, और इसी कारण दिन पर दिन बीतते चले जा रहे हैं। लेकिन अब तो समय आ गया है और नॉमिनेशन शुरू हो गए हैं, तब तो उन्हें तय करना ही करना है। देखिए अब 1 आध दिन में क्या होता है। आखिरी सवाल मैं पूछना चाहूँगा सर, जो नई भाजपा है, इसमें हम देखते हैं कि जिनका नाम चल रहा होता है अचानक से वो नाम हट जाता है और कोई और नाम आ जाता है। आपने 2014 में चुनाव लड़ा, क्या 2024 में भी आपके नाम का मोहर लग सकता है? अगर हम आपसे बात देखिए, इस वक्त में जो है यहाँ पे आप अगर और जगह भी घूम लें, पूरे शहर में घूम लें, पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी में घूम लें, तो हर व्यक्ति मेरा नाम लेगा। क्योंकि क्या है कि मैंने यहाँ पे इतने समय में एक बहुत कार्य किया है, और मैंने जो भी लोगों ने मुझे काम बताया साथ के साथ काम कराया। मैंने कुछ ट्रेनें बंद पड़ी हुई थी, मैंने ट्रेनें चलवाई साथ के साथ। कुछ सड़कें जो हैं जो बड़े बड़े ओवर ब्रिज जो थे वो नहीं काम 6-6 साल से 2018 से लालगंज में बंद पड़ा हुआ था, नहीं चल रहा था। आज बड़ी तेज़ी से काम चल रहा है, और वो 30 मई तक उनका देने का है, हैंड ओवर करने का है वो ओवर ब्रिज, जिसकी वजह से वहाँ पूरे लालगंज में जाम लगा रहता है, लाखों लोग प्रभावित होते हैं रोज़ाना। और इसी प्रकार से ऊंचाहार में था तो एक बहुत बड़ा उसका बाईपास तुरंत बनना शुरू हो गया। और जो भी एक एम्स में एक रोड थी वो बंद कर दी उन्होंने, वहाँ पे फ्लाईओवर बन रहा था, और पूरी रोड पे 2000 दुकानें थी लोगों की। तो मैंने जाके उनसे कहा कि ये किस तरीके से आपने ये, जहाँ पे हर जगह काम होता है रोड चलती है, और उनको बुलवाया मैंने जो ब्रिज कॉर्पोरेशन के अधिकारियों को, और खुलवाई रोड उससे। तो इस तरीके से, और जो भी व्यक्तिगत कार्य हुए, प्राण प्रतिष्ठा वाले दिन यहाँ पे क्या नाम है, एक गाँव में वो कुछ समाज के लोगों ने, और जिनको जो अपनी यात्रा निकाल रहे थे उस दिन शोभा यात्रा, उन पर पत्थर फेंके और मार पिटाई करी और बच्चों को मारा पीटा था। उसको मैंने तुरंत तो जाके पुलिस स्टेशन जाके FIR दर्ज करवाई, 11 लोगों को उसमें अरेस्ट करवाया, ताकि वो मामला दब गया, नहीं तो पूरे देश में फैल जाता वो मामला। तो इस प्रकार से कार्य मैंने साथ के साथ करता हूँ, कोई भी कार्य मुझको देता है। और एक मैं आपको फिर बता दूँ, मेरे को लोग व्हाट्सएप पे मेरे चारों तरफ से, जो चारों कोनों से जननायक लिख के भेजते हैं, जय हो जननायक की, ऐसा लिख के भेजते हैं। तो मेरा इस वक्त, मैं पूरा निर्विवाद रूप से व्यक्ति हूँ, कोई मेरा विवाद नहीं, यहाँ पे किसी से कोई दुश्मनी नहीं है, और इसलिए मैं बिल्कुल ही 100% 100% यहाँ से अब की बार जीतूँगा। प्रियंका लड़े चाहे राहुल लड़े, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लोग मेरे को वोट देंगे, और इसीलिए मैं यहाँ पे हूँ। अब देखिए पार्टी का क्या निर्णय होता है। पार्टी आपकी बात सुने सर, आलाकमान आपकी बात सुने। बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए। हम बात कर रहे थे अजय अग्रवाल जी से, चुनाव होने हैं, और रायबरेली में मेरे ख्याल से 20 मई को चुनाव होने हैं। क्या होगा 4 जून के बाद पता चलेगा। हम फिर से सर से समय मांगेंगे और 4 जून के बाद बातचीत करेंगे। बने रहिए हमारे साथ, और हम लगातार ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहे हैं, आपको बता रहे हैं कि चुनाव में क्या होगा। नमस्कार, मेरा नाम विशाल सिंह है, ट्रेंड भारत।